हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट लेवल 2 सोशल साइंस के सितंबर 2015 के पेपर के सीडीपी के क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे वीडियो डाली हुई हैं सीटेट की, तो यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। आप उन वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हैं। हमने 2011 का पेपर 12, 13, 14 तो 2011 से अब 15 तक के इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने सोल्व कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्यपुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। यहाँ पर करिकुलम की बात करी गई है कि जो पाठ्य पुस्तक हैं, जो किताबें हैं हमारे, उनके अंदर ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो बच्चों की जो उनकी आवाज़ें हैं, उनकी जिज्ञासा है, उनको पर उनके प्रश्न पूछने, जांच करने के जो जांच पड़ताल करने या उनके एक्सपीरियंस को बांटने और उनका जो विद्यालय का ज्ञान है उसके साथ जोड़ने में, सारी चीज़ें जो ये हैं विद्यालय ज्ञान के साथ जोड़ने में उनको सक्षम बनाए। तो इसके बाद है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जो NCF 2005 है। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर एक टीचर की क्या रोल टीचर का होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा फोर्थ, बच्चों को उनकी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। मतलब बच्चों की जो समझ है, जो ज्ञान है, उसको बच्चे साझा कर सके, इसके लिए बच्चों को अवसर मिलने चाहिए। NCF 2015 के अनुसार शिक्षक की प्राथमिक भूमिका यह होनी चाहिए कि वे बच्चों को उनकी स्वयं की समझ और ज्ञान को आदान प्रदान करने के लिए स्कूल आते हैं। मतलब टीचर की एक ये भूमिका होनी चाहिए कि कोरी स्लेट नहीं होते बच्चे, उनको कुछ ना कुछ ज़रूर पता होता है। वे अपने साथ अन्य स्रोतों जैसे कि घर है, समुदाय, मित्र, संचार से, मतलब बच्चे पहले स्कूल आने से पहले ही कुछ ना कुछ सीख कर आते हैं, चाहे वो अपने घर से, आसपास से या अपने फ्रेंड सर्कल से। तो उनको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर होता है। शिक्षकों को छात्रों के इन महत्वपूर्ण अनुभवों का उपयोग पढ़ाने में करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये NCF 2005 लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको भी 5 कर लेना। पर इससे कई मतलब सेम ही बात करता है, चाइल्ड सेंटर के ऊपर ये बात करते हैं। NCF 2005 के बाद जितने भी NCF आए हैं, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब एक टीचर है उसको बच्चे प्रोत्साहित करने ताकि वे अपने अध्ययन में प्रयास करें। तो टीचर को क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ पर बच्चों को प्रेरित करने की ज़रूरत है। बच्चे को प्रेरित करने की क्या है, आवश्यकता है। बच्चों के अध्ययन में प्रेरणा सकारात्मक और दृढ़ता देने की भूमिका निभाती है। आगे है भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, तो हमें भावना, अधिगम और अभिप्रेरणा, इसके संदर्भ में कौन सा कथन है जिससे हम लोग यहाँ पर सहमत हैं। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। भावनात्मक रूप से संतुलित शिक्षार्थी जब आंतरिक रूप से प्रेरित हो तो यह अधिगम प्रक्रिया में श्रेष्ठ प्रभाव डालता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं। नेक्स्ट है बहु विकल्पीय प्रश्न, जो
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चों की योग्यता का आकलन करते हैं। तो यहाँ पर किस की जो योग्यता है वो उसका आकलन होता है, तो इसका हो जाएगा सही उत्तर की व्याख्या करने की, तो सॉरी व्याख्या नहीं, पहचान करने की, क्योंकि वहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, बच्चों को सही उत्तर की जो है यहाँ पर पहचान करनी होती है। इसका बी हो जाएगा। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन जो है गलत दी गई है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको वैलिडेट नहीं कर रहा हूँ। आगे है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है। समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो देखिए यहाँ पर शामिल नहीं हमें बताना है। तो अनुवांशिकता जो है वो नहीं होती इसके अंदर। समाजीकरण होता क्या, समाज के जो रीति रिवाज परंपरा ये सारी चीज़ें, मतलब समाज में कैसा व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें हम लोग समाज से सीखते हैं, वो समाजीकरण है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में जो अनुवांशिकता है, जो जिसको हम लोग हेरिडिटी बोलते हैं, उसका रोल नहीं होता है। घर, समुदाय और समाज से रीति रिवाज, आदर्श, कौशल, मूल्य और मान्यताओं को सीखना ही समाजीकरण है। आनुवांशिक संचरण जो है इसमें शामिल नहीं है। आगे है मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है। इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है। ये क्वेश्चन इजी है, यदि आपने पियाजे की थियरी पढ़ी होगी तो वहाँ पर पियाजे ने स्कीमा के बारे में बताया हुआ है। स्कीमा क्या होते हैं, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे माइंड के अंदर किसी चीज़ को लेकर के होते हैं। पियाजे ने मानसिक संरचना के लिए स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है। भिन्न भिन्न तरह के स्कीमा व्यक्ति के चिंतन निर्माण में सहायता करते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, उसके माइंड में स्कीमा बना हुआ है चिड़िया को लेकर के, तो जब भी कोई उड़ने वाला पक्षी देखेगा तो वो कहेगा कि चिड़िया है। मान लीजिए उसके पेरेंट्स उसके साथ है, कबूतर उड़ रहा है और बच्चे के माइंड के अंदर स्कीमा बना हुआ है चिड़िया का, तो वो उस कबूतर को देखकर कहेगा कि चिड़िया उड़ रही है। फिर उसके माँ बाप उसको कहेंगे कि नहीं ये चिड़िया नहीं है, ये कबूतर है। फिर एक नया स्कीमा उसके अंदर बनेगा कि जो उड़ने वाली वो है, कोई भी पक्षी है, वो चिड़िया ही नहीं होता, मतलब उस जैसा जो है कबूतर भी होता है, उसका ऐसा कलर होता है या ऐसा वो होता है। तो यहाँ पर क्या, इस तरह से हमारे अंदर स्कीमा बनते रहते हैं और हमें हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती रहती है। आगे है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। अब वाइगोत्स्की ने बताया था कि बच्चे जो हैं स्वयं से भी बोलते हैं। तो बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए जो हैं ऐसा करते हैं, वे खुद से क्या करते हैं, बोलते हैं। 2 से 7 वर्ष की जो आयु वर्ग है, इसके बच्चे अक्सर स्वयं से बातचीत करते हैं या उनको ऐसा करते हुए देखा जाता है। इस तरह का आत्म केंद्रित बातचीत बोलचाल के अपने व्यवहार के स्वनियंत्रण, योजना, प्रगति एवं निरीक्षण कौशल के प्राकृतिक विकास का क्या है, ये हिस्सा है। नेक्स्ट है अधिगम अशक्तता वाले। जो अधिगम अशक्तता वाले बच्चे हैं वो क्या होता है, इनमें से या क्या करते हैं, तो इसका फोर्थ हो जाएगा बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। अब बच्चे को डब्ल्यू और एम में पहचान ही नहीं होगी, कंफ्यूज हो जाएगा, या ऊ में और क्यू में पहचान नहीं होगी। अधिगम अशक्तता एक विकार है जिसमें बच्चे सामान्य बुद्धि के होने के बावजूद पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। इसमें पीड़ित बच्चों को शब्दों को पढ़ने में, वर्तनी में, अबोध गति से पढ़ने में, लिखने में, उच्चारण में, समझने में बच्चों को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। फिर है क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता के बारे में बताना है कि सृजनात्मकता क्या है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने या तैयार करने की योग्यता, ऑप्शन नंबर सेकंड। सृजनात्मक बच्चे विभिन्न
एवं नए तरीकों से समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसे बच्चे रचनात्मक विचार के नहीं होते, वे इस तरह की गतिविधि नहीं कर पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुत से बच्चे, विशेषकर लड़कियां, विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से घर जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? तो ऐसा कि बहुत सारे जगह पर होता है इंडिया के अंदर, जो लड़कियां हैं वो स्कूल आने से पहले घर के जो काम है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन और खाना, इस तरह के काम करती करके मतलब फिर स्कूल में आते हैं, और फिर घर से मतलब स्कूल से घर जाने के बाद फिर जा कर भी मतलब लड़कियां घर के काम कराती हैं। तो इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में लिखे, एक टीचर को होमवर्क के बारे में क्या करना चाहिए? तो इसका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़े। शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना जो विद्यालय एवं बच्चों के घरेलू जीवन से जुड़ सके, विशेषकर लड़कियों को जो विद्यालय समय से पूर्व या बाद में घरेलू दैनिक कार्य में व्यस्त रहते हैं। उदाहरण के लिए चाय बनाने की विधि पर, बच्चों की लेखन कौशल में सुधार के लिए लेख लिखने के लिए कहा जा सकता है, या यदि वे कुछ घरेलू सामान की खरीदारी करते हैं तो वस्तुओं के विनिमय में रुपयों के लेन देन पर लिखने को कहा जा सकता है। मतलब जो काम बच्चे कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में उससे रिलेटेड जो है होमवर्क दिया जा सकता है। आगे है, एक प्रभावी कक्षा में, तो इसका हो जाएगा फोर्थ, बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। जो प्रभावी कक्षा होती है वहाँ पर टीचर की मदद ली जाती है, मार्गदर्शन टीचर का होता है वहाँ पर। एक प्रभावी कक्षा में भय रहित प्रेरणादायक वातावरण रहता है, छात्र स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछते हैं तथा शिक्षक अपने प्रश्नों के उत्तर का मतलब टीचर से जो भी प्रश्न बच्चे करेंगे उनका उत्तर देने का प्रयास करता है। अतः हम कह सकते हैं कि एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। आगे है, ज्ञान के बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। मतलब ज्ञान का एक बड़ा भाग है और उसमें कोई भी संबंध नहीं है आपस में, तो उसको प्रस्तुत करना। तो इसका सेकंड हो जाएगा, शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने में, मतलब बच्चों को सीखने में यहाँ पर दिक्कत होगी, उनकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है उसमें क्या होगी, उसके लिए उसमें दिक्कत होगी, उनको प्रॉब्लम होगी। ज्ञान के बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के लिए क्या बनाएगा, कठिन बनाएगा। क्या बच्चे इसीलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है? बिल्कुल ये चीज़ यहाँ तक सही है। ये मतलब या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। बच्चे शुरू में सीखते भी हैं नकल करके माँ बाप की। यह आवश्यक रूप से यह चीज़ मतलब क्या दर्शाती है, यह प्रकृति और पोषण पर बहस जो है दर्शाती है। बच्चे घर पर सामाजिकरण और वातावरण के माध्यम से भाषा सीखते हैं। जो लोग घर के माहौल से दूर रहते हैं उनकी भाषा विकसित नहीं हो पाती। उदाहरण के लिए मोगली, जो भेड़िया बालक के नाम से जाना जाता है, भेड़ियों के साथ रहने से वह भी भेड़ियों की भाषा सीख गया। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो यहाँ पर पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था
उसकी कौन सी अवस्था होती है जिसमें अमूर्त चिंतन जो है होता है? तो इसका हो जाएगा फर्स्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी इसको बोला जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे काल्पनिक चिंतन में सक्षम हो जाते हैं और वे मानसिक रूप से जल्दी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। यह चरण 11 साल के बाद जो है शुरू हो जाता है। तो 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 ऐसे जो है स्टेज होती हैं। 0 से 2 होती है पहली, फिर 2 से 7 होती है, फिर 7 से 11 और फिर 11 साल के बाद होती है। ये पियाजे की जो 4 स्टेज है वो आप लोगों ने पढ़ी होंगी पहले भी। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूँगा। यह है बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड, सहायक उद्देश्य अभिविन्यास। ये वाला सहायक उद्देश्य अभिविन्यास। तो आपको पता होगा कोहलबर्ग ने जो है 3 स्टेज दे रखी है नैतिकता की। पूर्व पारंपरिक होती है, फिर पारंपरिक, और एक होती है उत्तर पारंपरिक। पहले वाला जो पूर्व पारंपरिक लेवल है जिसको हम प्री कन्वेंशनल बोलते हैं, फिर कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में बच्चा एक तो होता है उसमें आज्ञाकारिता और दंड वाला होता है, और उसमें दूसरा आता है सहायक उद्देश्य अभिविन्यास, जिसमें स्वार्थ और पुरस्कार से जो है व्यवहार संचालित होता है। तो यहाँ पर वैलिडेट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इसमें भी यहाँ पर इस मिस्टेक दी गई है, इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं है। आगे है प्रगतिवादी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 16 है ये। तो इसका हो जाएगा सी, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। एक प्रगतिशील कक्षा में छात्र एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं एवं एक दूसरे के सहयोग से समस्या का समाधान करते हैं। आगे है विभिन्न मुद्दों और विषयों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले पर्सन किसको बढ़ावा देते हैं? विभिन्न मुद्दों और विषयों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बहुत सारे मुद्दे हैं, विषय हैं, उनके क्या कारण हैं, उन पर बच्चे अपनी राय देते हैं। तो उसको व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले पर्सन किस चीज़ को जो है यहाँ पर पर्सन भी जो है बढ़ावा देते हैं? तो वे विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं। किसी समस्या विश्लेषणात्मक और सोच पर आलोचक के लिए आवश्यक है कि वे बच्चे खुले मन से सोचें और या एवं अन्य वैकल्पिक तरीकों से समस्या का समाधान करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। अधिगम किसी व्यक्ति के व्यवहार में एक स्थायी बदलाव लाता है, तो चेंज इन बिहेवियर को ही हम लोग लर्निंग बोलते हैं। दूसरी ओर विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है जो अधिगम का ही परिणाम है। आगे है इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए केवल वाला तो वैसे भी गलत हो जाएगा, आप लोग तुक्का भी मारेंगे। विकास केवल संस्कृति से शामिल और निर्धारित होता है, जी नहीं। विकास परंपरा एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। इसके कई पहलू हैं जो जीन, पौष्टिकता, संस्कृति, परिवार के वातावरण, समुदाय में बातचीत आदि से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की एक विशेषता, मतलब मुख्य विशेषता है कि उसमें क्या होता है इनमें से? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। मतलब टीचर की गाइडेंस होती है और बच्चों को खुद से जो है अपनी समझ का निर्माण करने के लिए जो है यहाँ पर उत्तरदायी बनाया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण जो है स्वयं कर सकते हैं, बशर्ते उन्हें अवसर दिए जाएं। एक अनुकूल व्यवहार बच्चों में ज्ञान अर्जन की गतिविधि में संलग्न होने की रुचि को जागृत करता है। नेक्स्ट है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका हो जाएगा थर्ड। बुद्धि जो है वो मल्टी डायमेंशन होती है और इसके बहुत सारे पहलू होते हैं। पर इसको नीचे कर लेते हैं ताकि आपको दोनों चीज़ें ऑप्शन, प्रश्न और एक्सप्लेनेशन दिखती रहे। प्रतिभा बहुआयामी होती है तथा इसके कई पहलू होते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार प्रतिभा के कई ज्ञान क्षेत्र होते हैं। उदाहरण के लिए संगीत की प्रतिभा, स्थान विषयक प्रतिभा आदि। बौद्धिक स्तर की सीमा भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। नेक्स्ट है जेंडर, जिसको लिंग बोलते हैं, पक्षपात की ओर संकेत करता है। मतलब इनमें से क्या है जो जेंडर बाइसनेस यहाँ पर दिखाता है? सी हो जाएगा इसका। सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों से भिन्न व्यवहार करना। मतलब अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं, उनसे अलग अलग तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। सांस्कृतिक प्रवृत्ति के कारण उम्मीदों के आधार पर लड़के और लड़कियों के प्रति व्यवहार में अंतर लिंग भेद को सूचित करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में कुछ ऐसे बच्चे हैं। मतलब आप लोग देखिए, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के टीचर हैं और कुछ ऐसे बच्चे आपकी क्लास में हैं जो पहले पीढ़ी के रूप में विद्यालय में आए हैं। इसका मतलब उन बच्चे के जो माँ बाप हैं वो स्कूल नहीं गए हैं, पहली पीढ़ी है जो स्कूल में आई है। फिर देखिए, आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसके किए जाने की संभावना ज़्यादा, मतलब टीचर को क्या करना चाहिए फिर? तो इसका हो जाएगा फोर्थ। तो कक्षा गतिविधि के समय और गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि होमवर्क जो है उसके लिए टीचर को सहयोग करना पड़ेगा। बच्चे के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, वहाँ पर घर पर जो है बच्चे की मदद नहीं कर सकते उसके माँ बाप, तो टीचर को ये मदद करनी पड़ेगी। यदि किसी शिक्षक की कक्षा में प्रथम पीढ़ी के छात्र आते हैं तो उन्हें कक्षाई गतिविधियों तथा गृह कार्य में सहायता करनी चाहिए। इन छात्रों के माता पिता घर पर उनके शैक्षिक कार्य में सहायता नहीं कर पाते हैं। इन बच्चों के प्रति शिक्षक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चों को अपनी आवश्यकता के अनुसार, मतलब हर एक बच्चे को जो उसकी बच्चे की ज़रूरत है उसके हिसाब से जो है उसको मौके मिलें। जब एक उम्र के बच्चों में योग्यता, स्वभाव, रुचि, कौशल आदि में उच्च स्तर पर भिन्नता हो तो इसमें स्कूल की भूमिका होनी चाहिए कि प्रत्येक बच्चों को उसके सामर्थ्य के अनुसार, हर बच्चे को जो उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मौके मिलने चाहिए। यदि कोई बच्चा एक विषय में कमज़ोर है तो वह अन्य विषय में अच्छा हो सकता है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वह खेल में हो सकता है। मतलब बच्चे को पूरे मौके मिलने चाहिए। हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई काबिलियत ज़रूर होती है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में, किसी का मैथ अच्छा होता है, किसी की इंग्लिश अच्छी होती है। तो सब्जेक्ट पर भी बच्चे में का जो है इंटरेस्ट अलग अलग होता है हर एक सब्जेक्ट में।
उनकी क्षमताओं की पहचान टीचर को करनी चाहिए और फिर उनका जो है विकास करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, मतलब एक इंक्लूसिव क्लास है, वहाँ पर एक टीचर की क्या भूमिका होनी चाहिए। इसका सेकंड हो जाएगा सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने की अवसर मिले। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका यह सुनिश्चित करना होता है कि हर बच्चे को उसके सामर्थ्य के अनुसार अवसर मिले। एक सम्मिलित कक्षा में विभिन्न योग्यताओं और सीमाओं वाले शिक्षार्थी होते हैं। वहाँ उनकी सीमाओं को न बताकर उनकी क्षमताओं को विकसित करने पर जोर देना चाहिए। उन्हें उचित अवसर प्रदान करके उनकी सीमाओं को पार करने के लिए जो है उनको बच्चे को उत्साहित करना चाहिए। इसके बाद आगे है अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में किस प्रकार सहायता करेंगे। तो इसका हो जाएगा थर्ड, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर दे करके। बच्चों की अवधारणाओं पर अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर शिक्षक उनकी अवधारणाओं में परिवर्तन करने में मदद कर सकता है। शिक्षक उन्हें तथ्यात्मक जान मतलब फैक्चुअल नॉलेज प्रदान करके बच्चों को कर सकते हैं टीचर, ताकि बच्चों को अपने अवधारणाओं को सही, मान लीजिए किसी बच्चे का कोई कंसेप्ट गलत है तो टीचर उनको फैक्ट के साथ चीज़ें बता करके उसमें सुधार करवा सकता है। जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। बिल्कुल, मान लो छठी क्लास में 6 किताबें हैं या 7वीं में 7 हैं, जितनी भी हैं मान लीजिए, वैसे बता रहा हूँ मैं आपको, जितनी किताबें हैं जिस क्लास में, तो बच्चे पढ़ेंगे फिर एग्ज़ाम देकर पास होंगे तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे। अब ये रणनीति अधिक समय तक काम नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? इसका हो जाएगा फोर्थ, यह संभवतः बच्चों केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को, मतलब बच्चे केवल इसलिए ही पढ़ेंगे कि उनको भी प्रमाण पत्र मिल जाए, ये यहाँ पर जो है बताया गया है। तो बच्चों को आंतरिक रूप से काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए या किया जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा पुरस्कार और बहुत अधिक सजा अपना महत्व खो देते हैं और अप्रभावी हो जाते हैं। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, कोई भी क्लास है, टीचर का क्या रोल होता है? तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, शिक्षक सीखने की विश्वसनीय स्थितियाँ जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना, मतलब बच्चे जो है फ्रीली सोच सके ऐसा जो है उनको मौका देना या ऐसी सुविधाएं बच्चों को देना। एक शिक्षक को केवल पाठ्यक्रम, मतलब टीचर का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि केवल जो है सिलेबस करा दिया, जो करिकुलम है वो पूरा करवा दिया, तथा आकलन और मूल्यांकन के संचालन पर जोर नहीं देना चाहिए, ये उद्देश्य नहीं है। उन्हें अपने छात्रों को सीखने की विधियां बतानी चाहिए ताकि वे खुद से बच्चे प्रेरित होकर जो है प्रेरित शिक्षार्थी जो है बच्चे बन सके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है, मतलब बच्चे जो गलतियां करते हैं उनके बारे में क्या यहाँ पर उपयुक्त है? तो ये थर्ड हो जाएगा इसका, बच्चों की गलतियाँ एक खिड़की की तरह होती हैं, खिड़की के समान होती हैं। यह जानने के लिए बच्चे किस तरह सोचते हैं। अब जब बच्चे गलतियाँ करेंगे तो एक टीचर को यह पता चल जाएगा कि बच्चों की क्या सोच है, बच्चे किस तरह से सोचते हैं। बच्चों की गलतियाँ उनके चिंतन को दर्शाती हैं। उनकी गलतियों पर गंभीरता से विश्लेषण कर उन गलतियों के सुधार के लिए फीडबैक देना चाहिए। बच्चों को त्रुटियों के लिए डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें जवाब देने की कोशिश करने के लिए उनकी सराहना करनी चाहिए। बच्चों की मतलब टीचर को डांटना नहीं है, बच्चों को जो है मोटिवेट करना है, उनको सराहना है। लास्ट क्वेश्चन है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। मतलब आकलन जो है शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उससे अभिन्न, मतलब उससे भिन्न नहीं है, उसके अंदर ही है, मतलब उससे जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है?
इसका लास्ट हो जाएगा फोर्थ, आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता, मतलब आकलन से ही टीचर को पता चल जाएगा बच्चों ने कितना सीखा है, क्या सीखा है, और टीचर को जो है शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है, मतलब टीचर को एक फीडबैक मिल जाता है, टीचर को पता चल जाता है बच्चों ने कितना सीखा है, कहाँ तक सीखा है, क्या उसमें सुधार करना है, टीचर को सब कुछ पता चल जाता है कि भाई उसकी टीचिंग कैसी रही है। तो इस वीडियो के अंदर हमने सीटेट लेवल 2 सोशल साइंस सितंबर 2015 का जो पेपर है उसके सीडीपी के क्वेश्चन देखे हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा।